हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लेसन प्लान में जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है उसको हम देखेंगे कि टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है वो दो शब्दों से मिलके बनी है। एक है आपका टीचिंग और दूसरा है स्ट्रैटेजी। टीचिंग स्ट्रैटेजी का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो शिक्षण प्लस नीतियाँ। ठीक है, तो शिक्षण नीतियाँ जो है वो क्यों बनाई जाती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम क्लास में एक क्रिया कर रहे हैं, शिक्षण की क्रिया, तो जब जब शिक्षण की क्रिया हो रही है, ये शिक्षण की क्रिया जो एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, अंतःक्रियात्मक यानी कैसे, जैसे कि अ, हमको एक उद्देश्य को प्राप्त करना है। ठीक है, और ये उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन चाहिए? एक आपको छात्र चाहिए और छात्र और कौन चाहिए? शिक्षक चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों जब एक क्लास में होते हैं तो ये आपस में क्रिया होती है, उद्देश्य प्राप्त होता है, शिक्षण की प्रक्रिया होती है और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम योजना बनाते हैं, कई कौशल इस डेवलप करते हैं और एक प्रकार से नीति तैयार करते हैं। ठीक है, तो वो जो नीति होती है उसमें हम देखेंगे बहुत सारे मेथड्स हैं। जो मेथड्स जो है वो सिर्फ एक ही यूज किया जाता है। क्लियर है? एक ही मेथड को यूज किया जाता है और आगे हम देखेंगे टेक्निक। तो एक मेथड होता है और उसमें बहुत सारे टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। क्लियर है? तो मेथड में हम देखेंगे, ये एक तरीके से देखा जाए मेथड क्या होता है आपका, कि मेथड जो होता है इसका जो आप सिलेक्शन करते हो वो पाठ्य वस्तु जो आपका मटेरियल होता है उस मटेरियल की प्रकृति पे ध्यान देता है। मतलब प्रकृति यानी कि उसका जो बेस है, जैसे आप बायो पढ़ा रहे हो, सोशल पढ़ा रहे हो या आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, ये क्या हो गया? उसकी प्रकृति हुआ। ओके, तो जो प्रकृति यानी कि जो है पाठ्य वस्तु आपकी या आपका जो सिलेबस लेसन है, जो मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप साइंस से रिलेटेड मेथड यूज करोगे। अभी आप लोग को क्लियर हो जाएगा, जब आप सारे मेथड को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि किसमें क्या यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड को में क्या देखा जाता है, किसके आधार पर इसको चूज किया जाता है, चयन किया जाता है? प्रकृति के आधार पर। किसकी प्रकृति? पाठ्य वस्तु की। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि मेथड को चूज करने के पहले हम पाठ्य वस्तु और उसका प्रस्तुतिकरण, ये दोनों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आपका जो पाठ्य वस्तु है और पाठ्य वस्तु और प्रस्तुतिकरण, ये दोनों किसके थ्रू होगा? मेथड के थ्रू होगा। तो इस दोनों के लिए क्या जरूरी हो जाता है? आपका मेथड। ठीक है, तो आप जब अभी प्रेजेंटेशन दोगे क्लास में तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा मेथड को यूज कर रहे हो। ओके, और अपने टॉपिक को क्लियर कर रहे हो। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे इसमें कि जो मेथड होता है ये आपके शिक्षण को कला के रूप में मनाता है, के रूप में मानती है, कला के रूप में। मतलब आप कैसे उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कितने अच्छे तरीके से दे रहे हो अपने टॉपिक को, तो ये आपका क्या हो गया? आर्ट हो गया। कला के रूप में आप क्या करते हो? इसको के रूप में इसको मानते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक पॉइंट और, कि जो मेथड होता है इसका मुख्य कार्य होता है कि आपके जो पाठ्य वस्तु है, मतलब आपका जो लेसन है, उस लेसन को आप कितने प्रभावशाली तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण को, पाठ्य वस्तु के जो प्रस्तुतिकरण है, इसको क्या बनाना है? आपको प्रभावशाली बनाना है। तो ये काम कौन कर सकता है? आपका प्रभावशाली बनाने के लिए कौन कर सकता है? मेथड। उसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षण की जो विधियां होती हैं, इसको विधि बोलते हैं ना। मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधि। क्या बोलते हैं? विधि, शिक्षण विधि। ओके, तो शिक्षण विधि का हम और देखेंगे कि शिक्षण विधि जो होती है इसके मूल्यांकन का जो मापदंड होता है वो कैसा होता है? कमांड। और ये कैसा होता है? पाठ्य वस्तु पे आधारित होता है। किसके आधार पे होता है इसका मूल्यांकन? कि आप कौन सा टॉपिक
कौन सा वस्तु, जैसे बायो ले रहे हो तो बायो के हिसाब से आपका मेथड होगा, सोशल ले रहे हो तो सोशल के हिसाब से होगा, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो तो उसके हिसाब से आपका मेथड होगा। तो इसका जो मूल्यांकन होगा कि कैसे ये बेस्ट मेथड यूज किया गया है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाठ्य वस्तु के ऊपर। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देते हैं, ये एक तरीके का आ, आ, हमने बताया था मैंने आपको, एक अप्रोच होता है माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग। तो मैक्रो टीचिंग जो होता है यानी कि स्थूल उपागम को ये यूज करता है। ठीक है, एक आपका मैं माइक्रो टीचिंग के ऊपर भी अपन बनाएंगे, उसको अपन थोड़ा लास्ट में देखेंगे। और इसमें आप लोग को समझ में अभी ये क्लियर करना है कि ये स्थूल उपागम को देखता है। माइक्रो यानी कि 5 मिनट की जो क्लासेस होती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रो टीचिंग। 5 मिनट की क्लास होती है और उसमें 5 या 10 बच्चे होते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। और यहाँ पे मैक्रो टीचिंग यानी कि ये आपकी कितने ये जो लेसन प्लान बनाओगे आप 35 मिनट्स 30 या 40 मिनट्स का बनाओगे। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका स्थूल अप्रोच हो गया, या आप मैक्रो टीचिंग ले सकते हो उसको। ठीक है, इसके लिए क्या करता है, इसको अपनाता है। क्लियर हो गया। ये ज्यादा बच्चे हैं और ज्यादा मिनट्स है। ओके, उसके बाद पाठ्य वस्तु जो सॉरी विधि जो है, ये आपकी क्लासिक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की देन है। किसकी देन है, क्लासिकल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के ऊपर ये डिपेंड करती है। मतलब ये सबसे पुराना मेथड चला आ रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दो जो हैं वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल यानी कि ये बहुत समय से चले आ रहे हैं, इसलिए इसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना जैसे पारंपरिक, है ना। तो परंपरागत जो विधियां हैं वो दो हैं, एक है टेक्स्ट बुक और दूसरी है लेक्चर। तो टेक्स्ट बुक जो होती है, इस टेक्स्ट बुक में इसका प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जाता है, इसलिए इसको प्राचीन विधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राचीन विधि भी बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन विधि कौन कौन सी, टेक्स्ट बुक और लेक्चर। अब ये प्राचीन विधि है, इस पाठ्य पुस्तक विधि जो है, टेक्स्ट बुक का जो यूज जो होता है, ये सबसे ज्यादा प्रचलित माना जाता है। और ये क्या करता है, किसी समस्या को योजना नहीं बनाता, इसका जो आधार होता है वो होता है आपका पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक जो विधि है ये कहाँ यूज करती, मोस्टली जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हो, तो जब हिंदी पढ़ाओगे तो हिंदी में आप कविता पढ़ा रहे हो, तो बच्चा यहाँ पे कविता जो है उसको पढ़ेगा, बुक से पढ़ेगा, फिर आप उसको क्या करोगे, उसको क्लियर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक मेथड है, इंग्लिश में, हिंदी में, इवन सोशल में भी होता है, साइंस में भी आप यूज कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक जो मेथड होता है, ये विधि जो होती है एक तरह से देखे जाए तो इसका प्रयोग भाषा शिक्षण में किया जाता है मोस्ट प्रॉब्ली। जहाँ लैंग्वेज लैंग्वेज जब यूज करते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया हिंदी और इंग्लिश, उसमें तो ये कंपलसरी है। ठीक है, टेक्स्ट बुक जो लोग हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने जाएंगे उनको बुक भी बच्चों के पास ओपन करवाना है, और वो बुक ओपन करके उस पैरा को पढ़वाएंगे, और उसके बाद उसको आप आगे उसको अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करोगे। ओके, तो टेक्स्ट बुक मेथड में सबसे प्राचीन विधि है, पाठ्य पुस्तक इसका आधार होता है। भाषा शिक्षण में ये सबसे ज्यादा शिक्षण में ये उपयोग किया जाता है। और इस जैसे आप सोशल में इसको यूज कर सकते हो, इसमें जैसे मानचित्र दिखाना है, या आप इसको कैसे बोलते हैं, एक बोलते हैं ना, एक नॉर्मल लैंग्वेज में तू पढ़ मैं सुनूं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये बहुत लोकल लैंग्वेज है, इसको मत यूज करना आप लोग। लेकिन इसको ऐसा मजाक में ये बोला जाता है कि तू पढ़ मैं सुनूं, मतलब पढ़ने के लिए उसको बोलना है और अपने को उसको समझाना है। ठीक है, तो इसका जो लाभ है, इसके द्वारा आप भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक बहुत सारी चीजों का शब्दावली है, वोकैबुलरी है, इस सब चीजों का भी आप कॉन्सेप्ट कंठस्थ करा सकते हो, बता सकते हो। और ये टीचरों के लिए कैसी होती है, निर्देश देने के लिए कार्य करती है। ओके, और ये विषय सामग्री इसमें तैयार बहुत कम करना पड़ता है, इसलिए ये अच्छी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे लेक्चर। लेक्चर मेथड जो होता है
इसका जो मेन केंद्र बिंदु होता है वो आपका होता है अध्यापक। ओके, अध्यापक होता है, और अध्यापक जो होता है इसमें अध्यापक ही बोलता है, और भाषण के समान आप इसको समझें लेक्चर मेथड को। इस लेक्चर मेथड में एक चीज का होता है कि इसमें एक तो तैयारी बहुत करनी पड़ती है, दूसरा प्रेजेंटेशन में आपको थ्रू आउट देख के बोलना रहता है, मतलब भाषण के रूप में बोलना रहता है। अच्छा जो वक्ता होता है, मतलब अच्छा वक्ता जो होता है वो ही इसमें सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तीव्र गति से किया जा सकता है, मैक्सिमम लोगों को ये एक साथ बताया जा सकता है, इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है। और ये उच्च कक्षा के लिए, हाई स्कूल या कॉलेज लेवल में जो हम लोग यूज करते हैं वो लेक्चर मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, लेकिन इसको अपन निम्न क्लास में नहीं यूज कर सकते। निम्न क्लास में इसलिए नहीं यूज कर सकते कि इसमें बच्चे जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, और वो जब उनका बहुत देर तक तो सुन नहीं पाते हैं ना वो, तो उसके बाद में उनका दिमाग इधर उधर चलने लग जाता है। तो लेक्चर मेथड जो होता है इसका एक ड्रॉबैक ये है। ठीक है, अब जब ये जो अगर आपको बोला जाएगा कि परंपरागत जो मेथड है वो दो है, टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चर, ये सबसे प्राचीन है। अभी मॉडर्न में अभी हम इसको देखेंगे कि अभी जो नई आधुनिक मेथड विधि है उन सबको भी इस्तेमाल किया जाने लग गया है, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ये ऑब्जर्वेशन कैसे है, देखकर सीखना। कैसे करना है, देखकर सीखना। ठीक है, देखकर सीखना वाला जो काम होता है वो इसमें किया जाता है। इसके सिद्धांत पर यह आधारित है। इसमें किसी बालक किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति को देखकर ही उसके बारे में क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। ऑब्जर्वेशन यानी कि देखकर सीखना। ठीक है, इसमें ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है, और ये क्रियाशीलता पर आधारित होता है। क्रियाशीलता क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं करोगे तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो जो भी इसमें काम करता है वो रियलिटी यानी कि जो वास्तविक स्थिति होती है उस वास्तविक स्थिति को ही ये देखकर सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि हम क्लास से बाहर बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं, या लेके भी गए तो उसके एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है ये। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन जो मेथड होता है वो मोस्टली कम यूज किया जाता है। ओके, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड जो होता है ये क्रियाशीलता पे आधारित होता है। अब ये तो नेचुरल है कि इसमें क्या होगा, क्रियाशीलता इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इसमें जो टीचर है, टीचर और जो छात्र है, ये दोनों इसमें क्रियाशील है। ठीक है, इस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी और दोनों ही मिलके ये को इसको करते हैं, मिलजुल के करते हैं इसको। ठीक है, और विचार विमर्श करके करते हैं। तो ये मेथड जो होता है काफी अच्छा होता है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, आप कोई निर्णय में पहुंच सकते हैं। क्लियर, कोई निर्णय में इसमें आप पहुंच सकते हैं। डिस्कशन मेथड में आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को प्रस्तुत करना रहता है, फिर उसके बाद में दोनों सूत्र अवगत होते हैं, मतलब समस्या से, फिर वाद विवाद होता है, फिर संचालन होता है, फिर कार्य होता है, फिर मूल्यांकन होता है, क्रियाशीलता होती है, तर्क वितर्क होता है, निर्णय में पहुंचते हैं। लेकिन इसका जो दोष है वो ये है कि इसमें बहुत संख्या प्रयोग तैयारी की आवश्यकता होती है। दूसरा इसमें इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व जो होते हैं वो बालकों की संख्या बहुत अधिक है, तो उसमें जैसे होता है ना, हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है डिस्कशन मेथड में। ठीक है, तो इसमें ये ड्रॉबैक आपका माना जाएगा, और अनुशासन जो होता है वो थोड़ा सा इनडिसिप्लिन इसमें हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लेबोरेटरी। लेबोरेटरी जो है ये एक वैज्ञानिक है। लेबोरेटरी जो है आपकी वो एक वैज्ञानिक है। ठीक है, और वैज्ञानिक विधि होने की वजह से यह प्लानिंग और मटेरियल ये दोनों चीजें इसमें लगती हैं। ये डॉल्टन विधि जो है उससे काफी मिलती जुलती है। इसमें निर्देश दिया जाता है और स्टूडेंट इसमें कार्य करते हैं। जैसे टीचर ने बोला कि ये चीजों को शिक्षक जो होता है इसमें मार्गदर्शक का कार्य करता है। ठीक है, और छात्र जो होते हैं इसको करके देखते हैं। ठीक है,
इसमें आप देखे होंगे कि लेबोरेटरी में जब साइंस स्टूडेंट ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, सोशल वाले भी यूज़ करते हैं। जैसे मान लो टीचर ने बताया कि भाई भूकंप ऐसा आया था, तो वो उनको करके बोलेंगे कि भाई ऐसे ऐसे डालो और ऐसा बनाओ, तो वो बन जाएगा। इसका जो है क्रियाशीलता तो होता है इसमें, लेकिन और ज्ञान भी स्थायी होता है इसमें, तो बच्चे रुचि भी लेते हैं। लेकिन लेबोरेटरी में एक चीज का ये होता है, इसका दोष, कि यह हर सब्जेक्ट में नहीं किया जा सकता है, और इसमें पर्टिकुलर टाइम बहुत लगता है और विषय सामग्री काफी लगती है। ओके, चलिए नेक्स्ट में जाएंगे अपन। नेक्स्ट आपका हो जाता है अपन यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड। एक मिनट। प्रोजेक्ट मेथड लेंगे। प्रोजेक्ट मेथड जो होता है आपका, ये प्रोजेक्ट मेथड में हम जाएंगे। प्रोजेक्ट मेथड जो होता है, इसके जो जन्मदाता है वो जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी ने इसे सबसे पहले जो प्रस्तुत किया, इसलिए इस शिक्षण विधि को योजना शब्द महत्वपूर्ण माना गया है इसमें। और योजना जो होती है, आपको पता ही है कि प्लानिंग जो होता है वो एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है। तो ये क्या है, प्रोजेक्ट मैटर एक उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण है, इसलिए ये काफी यूजफुल हो जाता है और उद्देश्यपूर्ण कार्य किया जाता है इसमें। इसमें जो है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट में सिलेक्शन करते हैं अपन, प्रोजेक्ट क्या बनाना है। फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, उसके बाद उसका एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब उसको क्रियान्वित करेंगे, फिर उसके बाद उसका इवोल्यूशन करेंगे। तो ये क्रियाशीलता पे तो है, और इसमें जो होता है गुण ये होते हैं कि ये कार्य करना भी सिखा देता है, क्रियाशीलता भी होती है इसमें, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बच्चे पे आ जाती है, और ये ज्ञान स्थायी भी होता है जो डेवलप करते हैं। और ये आपको जैसा प्रोजेक्ट विधि देते हैं तो अपन घर पे दे दिया, ये करके लेके आओ, तो ये जो है काफी सक्सेसफुल होता है। ठीक है, और सबसे अच्छी क्वालिटी इसमें डेवलप होती है वो लीडरशिप की। ठीक है, तो लीडरशिप की जो क्वालिटी है इसमें स्टूडेंट में डेवलप होती है प्रोजेक्ट मेथड में। इसलिए प्रोजेक्ट मेथड को, जैसे बच्चों को दिया जाता है ना कि आपको ये घर से प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लाना है, ये काम दिया जाता है। हाँ, अब इसमें इसका ड्रॉबैक या इसका दोष ये है कि इसमें पूरे लेसन को नहीं पढ़ाया जा सकता है, और इसमें क्रमबद्ध रूप से नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट है ना, आप एक समय पे उसको दे दोगे ताकि वो कर सकेगा। इसमें टाइम बहुत लग जाता है, और ये जो होती है परीक्षा प्रणाली या संख्या या पाठ्यक्रम के अनुकूल नहीं होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, पूरे बच्चों को आप प्रोजेक्ट दोगे तो आप क्लास में तो मुश्किल होती करने में, और इसमें आपको एग्जाम लेने में दिक्कत। तो ये आप कैसे करते हो, एज ए इनको टारगेट दे देते हो, तब ये मेथड को यूज किया। नेक्स्ट, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होता है, ये एक प्रोजेक्ट पर ही कार्य करता है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी समस्या को हम चूज करते हैं, उस समस्या को खोजते हैं, और खोजने के बाद उस समस्या का टीचर इसमें जो होता है मार्गदर्शक रूप में कार्य करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो ये बहुत कुछ प्रोजेक्ट मेथड से मिलता जुलता है। तो इसके भी सेम स्टेप है, पहले प्रॉब्लम को उसको चूज करना, फिर उसके बाद प्लान करना, फिर उसको आयोजन करना, फिर उसको काम करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको यूज करना। तो ये एक समय टेकिंग है, टाइम टेकिंग मेथड है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। और सेम जो प्रोजेक्ट मेथड का ड्रॉबैक है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का भी बोला जा सकता है, कि इसमें जो एक्सपीरियंस होल्डर जो अध्यापक होते हैं वही इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कैसा होता है कि आप किसी समस्या के लिए बच्चों को एक चुनौतीपूर्ण वातावरण दे देते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसको आपको सॉल्व करना है, और इसमें आपको निर्णय पे पहुंचना है। क्लियर है? तो ये विधि जो होती है, इस विधि में आप गुण ये देख सकते हो कि इसमें स्टूडेंट का ग्रुप बना के आप दे सकते हो, ताकि वो मिलजुल के एक काम को कर सके। तो यूनिटी डेवलप हो सकती है इनमें, एनालिसिस,
सिंथेसिस, ये सारी चीज़ों की क्वालिटी डेवलप हो सकती है स्टूडेंट में। लेकिन इसका ड्रॉबैक हमने यही देखा है कि पाठ्यक्रम को निश्चित टाइम पे कंप्लीट इसमें नहीं किया जा सकता और ये जो पूरा शिक्षण में जो पूरा कार्यक्रम होता है वो इसके के थ्रू नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे यूनिट। यूनिट जो है, यूनिट विधि या आप बोल सकते हैं इकाई विधि, ये आजकल बहुत यूज की जा रही है। इसमें क्या होता है, कई विषय वस्तु को कई इकाइयों में बांटकर, मतलब छोटे छोटे इकाइयों में इसको बांट करके उसको फिर एक साथ आपको स्टडी कराई जाती है और ये कई दिन तक चलता है। इसको एक तरह से देखा जाए तो जो आपका प्रोजेक्ट है और समस्या, जो ये दोनों प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दोनों का मिला जुला रूप है ये यूनिट। ठीक है, तो ये दोनों के मिले जुले रूप को अपन यूनिट में कर सकते हैं, का समावेश है। इसमें आप कई इकाइयों में बांट के फिर उसके बाद में इसको प्रेजेंटेशन दे सकते हो और ये डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। और इसमें जो आपका जो वर्तमान स्थिति होती है, उन वर्तमान स्थितियों को आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बता सकते हो। ठीक है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में है तो आज आप नदी के बारे में बता रहे हो, फिर वायु के बारे में बता रहे हो, फिर आप समुद्री जल, फिर भूमिगत जल, फिर आप हिम नदी, फिर उसके बाद अपर्दन, मतलब कई पार्ट्स में इनको डिवाइड करके आप एक 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 चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है, इस विधि के द्वारा। साइंस में भी अपन कर सकते हैं, कोई बहुत लंबा चैप्टर है तो उसको एक एक टुकड़े में करके इसको अपन कर सकते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट में आएंगे सर्वे मेथड। सर्वे मेथड जो होता है ये आपको स्थायी ज्ञान देता है। कैसा ज्ञान देता है आपको? स्थायी ज्ञान देता है। स्थायी ज्ञान इसलिए देता है क्योंकि आप क्या कर रहे हो इसमें, इसमें आप ऑब्जर्वेशन विधि का यूज कर रहे हो सर्वे में। कैसे? जैसे अपन कहीं पे जा रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली, इसका प्रत्यक्ष रूप से आप इसको अनुभव करते हो। जैसे ऑब्जर्वेशन में आप देख के अनुभव कर रहे हो ना, वैसे ही इसमें भी सर्वे में भी आप क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव द्वारा इसको सीखते हो। ठीक है, तो इसका जो सीखना होता है वो स्थायी होता है, जिसको कभी नहीं बोला जा सकता। तो सर्वे मेथड ये है। ये आपका, इसका जो क्वालिटी है या मेरिट्स है, ये आपकी यूनिटी डेवलप करने के लिए है, रियलिटी के लिए है और बच्चों में ये चिंतन की प्रगति करती है। जैसे कोई चीज को देखेंगे तो आप देखते हो, सर्वे करते हो, तो आपके अंदर एक निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न होगी और आप विश्वास उत्पन्न होगा और आप क्रियात्मक रूप से ज्ञान को प्राप्त करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो दोष देखा जाए तो ये थोड़ा कठिनाई आती है, क्योंकि अपन कैसे करते हैं, हर वास्तविक में तो नहीं जा सकते हैं, हर जगह सर्वे तो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे, और लैंग्वेज वाले में भी दिक्कत होती है, क्योंकि सर्वे मेथड में लैंग्वेज में बड़ा दिक्कत है कि भाई अपन गए, जैसे मान लो कोई कोई टीचर या स्टूडेंट को छत्तीसगढ़ी नहीं आती और गांव में गए वहां छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, आप जो बोल रहे हो वो नहीं समझेंगे, वो बोल रहे हैं हम नहीं समझेंगे, तो ये लैंग्वेज वाले में इश्यूज आते हैं और थोड़ा सा ये हर चीज के लिए अपन सर्वे नहीं कर सकते, एक ये ड्रॉबैक है। उसके बाद अपन देखते हैं सोर्स वाला। एक मिनट, अब आपका आ जाता है सोशलाइज्ड रिएक्शन मेथड। तो सोर्स भी सर्वे मेथड के समान ही है। ठीक है, इसमें भी स्थायी होगा और यहाँ पे भी आप सेम डायरेक्टली देख के ही, सोर्स को देख के सीख के करते हो। सर्वे में जैसे अपन जा रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सेम चीज यहाँ पे भी सोर्स में भी सेम चीज होती है। ओके, अब यहाँ पे सोशलाइज्ड रिएक्शन मेथड है, तो इसको हिंदी में बोला जाता है समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। क्लियर? इसमें सामूहिक रूप से समाजीकृत है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सामूहिक विवेचना विधि, इसमें इसको भी बोला जाता है, इसका नाम है। इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम को, विषय सामग्री को निर्धारण करते हैं और उसके बाद उसको यूज करते हैं।
इसको इच्छा अनुसार किया जा सकता है। इसका जो उद्देश्य है, जैसे मान लो कोई रचनात्मक कार्य करना है या सहयोगपूर्ण कार्य करना है, तो ये काम तब ये मेथड को यूज किया जा सकता है। ओके, अब इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि इसमें विद्यार्थी जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है, चिंतन की प्रवृत्ति डेवलप होती है, और एक दूसरे के साथ जब यूनिटी में काम करते हैं तो एक दूसरे को लेके चलने की जो भावना होती है वो डेवलप होती है। इसका जो दोष है वो ये है कि थोड़ा टाइम इसमें लगता है, और इसमें एक दूसरे के साथ में अगर सही ग्रुप नहीं बना तो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। ओके, और पाठ्यक्रम पूरा करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब आता है आपका इंडक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंडक्टिव डिडक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्या होता है कि सबसे पहले छात्र के सामने में इंडक्टिव में आगमन विधि, इसको बोलते हैं आगमन, आगमन विधि। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उदाहरण को रखा जाता है, और उदाहरण रखने के बाद में उदाहरण के द्वारा निष्कर्ष में पहुंचते हैं। ये आपको बिल्कुल रट लेना है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है और बहुत यूज होता है। इसमें से मैं बताऊंगी कौन कौन से मेथड सबसे ज्यादा यूज होते हैं, बाकी के आपको नाम याद रखने हैं, और इसमें से जो यूज होता है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आगमन में या इंडक्टिव में उदाहरण है, फिर निष्कर्ष में पहुंचते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब बच्चों को आप बताओगे कि ये एक तरीके से देखा जाए ना तो ये मनोवैज्ञानिक है। कैसे? क्योंकि ये कैसा होता है, अपन आप इस सूत्र में भी जाएंगे तो पता चलेगा। इसको कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं, मतलब जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो आप थार मरुस्थल के बारे में बता रहे हो कि भाई उदाहरण के लिए लिया कि थार मरुस्थल में स्थित विभिन्न जिलों में वार्षिक वर्षा के बारे में आपको बताना है, तो आप निष्कर्ष में पहुंचोगे कि थार के रेगिस्तान में बारिश क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप राजस्थान के उन पूर्वी मैदानों में जहां वर्षा ज्यादा होती है कम होती है, उसके थार के मरुस्थल का उदाहरण देके आप उस निष्कर्ष में पहुंचोगे यहाँ बारिश कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पहले आप एग्जाम्पल दोगे, फिर यहाँ पे आप निष्कर्ष पे पहुंचोगे, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण के द्वारा हम क्या करते हैं, उसके कंक्लूजन में पहुंचते हैं। एक यही एक मेन चीज है जिसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसका जो तर्क का जो आधार होता है वो क्या होता है, निष्कर्ष होता है। रटने की प्रवृत्ति इसमें ज्यादा होती है क्योंकि बच्चा उदाहरण रट लेता है और उसके द्वारा ही वो आगे एग्जाम्पल देता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दोष ये है इसका कि इसमें अध्यापक को थोड़ा सा बहुत प्रवीण होना पड़ता है। प्रवीण इससे होना पड़ता है कि भाई उसको उदाहरण पता होगा तब वो निष्कर्ष में बच्चों को पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, आगमन में उदाहरण फिर निष्कर्ष को आना, ओके, मतलब कंक्लूजन को बाहर आना आगमन में, ओके। फिर अपन आते हैं डिडक्टिव। डिडक्टिव को बोलते हैं निगमन, निगमन विधि। निगमन विधि में ये जस्ट ऑपोजिट है किसके, इंडक्टिव के। अब यहाँ उदाहरण से निष्कर्ष है, तो इसमें आप कैसे करोगे, ये कौन से सिद्धांत पे जाएगा, ये आपका जाएगा कि आप निष्कर्ष से उदाहरण में जाओगे, ठीक है। यहाँ निष्कर्ष से आप किस में जाओगे, उदाहरण में जाओगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, आप जब बोलोगे कि वर्षा का उदाहरण दोगे तो आपको एकदम से दिमाग में आएगा चेरापूंजी। तो आपने क्या बोला, वर्षा सबसे ज्यादा होती है, तो बच्चे को दिमाग में आ जाएगा चेरापूंजी। समझ में आ गया आप लोग को? तो चेरापूंजी क्या है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे यहाँ एक चीज समझ में आ गई कि आप क्या करोगे, यहाँ जस्ट ऑपोजिट करोगे किसके, आगमन के। इंडक्टिव डिडक्टिव के ऑपोजिट होता है। यहाँ उदाहरण से निष्कर्ष, यहाँ निष्कर्ष से उदाहरण। क्लियर हो गया? अब इसमें कम परिश्रम होता है
और इसका अनुसरण इजीली टीचर कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं और ये बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, और इस विधि में आपको सिद्धांत बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में जाएंगे अपन, तो कंपैरेटिव यानी कैसे होता है, इसमें आपको तुलना करनी रहती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा, नोन से अननोन में जाएंगे या ज्ञात से अज्ञात तरीके से हमको इसमें मेथड यूज करते हैं। जैसे आप बच्चे के पास में अगर मान लो बाजू में एक कोई वस्तु है या कोई मिट्टी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको आधार बनाकर विश्व की मिट्टी के बारे में बात करेगा, या फिर आप राष्ट्र की मिट्टी के बारे में बता सकते, तो कंपैरेटिव स्टडी करा सकते हैं इससे, तुलना करके कि जो आपके पास इजीली अवेलेबल है उसको आप कंपेयर करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तर्क और निर्णय दोनों की क्षमता डेवलप करता है ये मेथड, और ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे अनुकूल है और इसमें आसानी से शिक्षण का कार्य किया जा सकता है कंपैरेटिव मेथड में। ओके, और नए ज्ञान को आप इजीली इसमें बता सकते हो। क्लियर हो गया। इसका दोष ये है कि ये सभी स्तरों में उपयोगी नहीं होता। जैसे मान लो कोई चीज आपके पास में नहीं अवेलेबल है, तब आप कंपेयर करके बताने में आपको मुश्किल होगी। ठीक है, अच्छा, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट, रीजनल रीजनल मेथड। रीजनल मेथड ये हर्बर्टसन ने दिया है, इसके जन्मदाता, और ये मोस्ट प्रॉब्ली सोशल साइंस में ज्योग्राफी के लिए यूज किया जाता है रीजनल मेथड को। प्रादेशिक विधि बोलते हैं इसको, प्रादेशिक। ठीक है, इस विधि का उपयोग सबसे ज्यादा सोशल साइंस में जैसे या बॉटनी में किया जाता है। ठीक है, और सोशल में भी किया जाता है। जैसे आपने को द्वीप बताना है तो उसकी स्थिति, जलवायु, नेचुरल आपको बताना है कि भाई वहाँ का वेजिटेबल्स कौन सा है, वहाँ के एनिमल्स कौन से हैं, तो आप इस प्रकार से इस प्रादेशिक विधि को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके जन्मदाता हर्बर्टसन। इसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे, ओ ये है आपका एक्सक्लूजन मेथड, या इसको बोलते हैं, एक मिनट, इसको बोलते हैं भ्रमण। इसको हिंदी में बोला जाता है भ्रमण। ठीक है, भ्रमण विधि। और इस भ्रमण विधि में इसके जो सबसे ज्यादा उपयोगी मांगी जाती है, और ये फेयर ग्रीव ने इसको सबसे ज्यादा यूज किया है। और इसमें उन्होंने कहा कि जो सीखना जो होता है मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों द्वारा जिसमें ज्यादा सीखा जाता है, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है, एक्सक्लूजन मेथड। और इस मेथड के जो मेरिट्स हैं वो प्रत्यक्ष रूप से इसमें अनुभव मिलता है बच्चे को, अर्जित ज्ञान स्थायी हो जाता है और क्रियाशीलता होती है इसमें। क्यों? क्योंकि ये भ्रमण कर रहा है ना भाई, घूम घूम के सीख रहे हैं इसमें, और मिलजुल के प्रवृत्ति होती है। जैसे अब ट्रिप में जाते हैं, तो ट्रिप में जाते हैं तो अपन हिस्टोरिकल प्लेस देखते हैं, तो जब ट्रिप में जाते हैं हिस्टोरिकल प्लेस देखते हैं तो आपको क्या क्या फील होता है वो आप इसमें इस मेथड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर चीजें इसमें डेवलप होती हैं। और सबसे बड़ा चीज ये होता है कि इसमें जो नेचुरल जो चीजें होती है, प्रकृति के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट जो होता है ये बढ़ जाता है। तो नेचुरल है कि ये विधि जो होगी, इसके जो ड्रॉबैक होगा या दोष होगा वो यही होगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता, पूरे बच्चों को बाहर नहीं चला सकता। ठीक है, ये हाई लेवल में किया जा सकता है और कुछ लिमिटेड ग्रुप में ही इसको स्टडी किया जा सकता है। उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चनिंग मेथड बोल सकते हैं इसको। अब इस क्वेश्चनिंग मेथड में आपको ये सुकरात के ऊपर डिपेंड कर, ये जो है इसका जो जन्मदाता बोलना चाहिए वो है सुकरात। ठीक है, सुकरात जी ने इनका आप इस विधि को करा है, सोक्रेटिक मेथड बोल सकते हैं। इसमें विद्यार्थी प्रश्न पूछकर अपने ज्ञान को बढ़ाता है, प्रश्न को पूछकर पाठ का विकास किया जाता है। क्वेश्चनिंग दिया है यानी कि प्रश्न पूछना है, सोक्रेटिक मेथड है यानी कि यही चीज है
कि ये क्या होता है, पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, शिक्षण में जब अपन पढ़ाते हैं ना, तो हम जब प्रस्तावना के जो प्रश्न करते हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो वही मेथड है कि आप सबसे पहले पूर्व ज्ञान के हिसाब से प्रश्न करोगे और फिर उस टॉपिक को डेवलप करते हुए आगे बढ़ाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे प्रस्तावना का सेम रूप है। उसके बाद आपका आ जाता है, इसमें आपको बच्चों में इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है। पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है, मूल्यांकन करना इजी होता है, बच्चों के सोचने समझने और तर्क की शक्ति इसमें आपको पता चलती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डॉल्टन। डॉल्टन जो होती है ये एक नई मेथड है। अब इसमें क्या होता है, इसका निर्माण किया है कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। ओके। अब ये विधि जो होती है सबसे पहले अमेरिका में किया गया, डॉल्टन नगर में किया गया, इसके कारण से इसका नाम क्या रखा, डॉल्टन मेथड। ठीक है। इसमें क्या होता है, इस विधि में पूरे वर्ष के पाठ्यक्रम को आवश्यकतानुसार कई भागों में बांट दिया जाता है। भागों में बांट देते हैं और भागों में बांटने के बाद उसको आप वीक और मंथ और अब 3 मंथ इस टाइप से इसको डिवाइड करके इसको बच्चों को दिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, कब कितना कार्य करना है, कैसे करना है, और इससे ये पूर्णतः क्या होता है, इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, स्टूडेंट। ये आप क्या दे देते हो, इसको वीकली दे देते हो, मंथली दे देते हो और 3 मंथ का टारगेट दे देते हो इस मेथड में। और उसके बाद में ये बच्चों पे डिपेंड करता है। आप टीचर जो होता है सिर्फ मार्गदर्शन का काम करता है इस डॉल्टन मेथड में। ओके। अब इसका जो होता है ये एक सेल्फ स्टडी के रूप में लिया जा सकता है, स्वतंत्र होते हैं बच्चे इसको करने के लिए, और उत्तरदायित्व की भावना डेवलप होती है, वैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, और आसानी से इसमें पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ ऊपर उच्च स्तर में की जा सकती है, छोटे बच्चों में तो की नहीं जा सकती है। दूसरा, हर चीज को बच्चों के ऊपर डिपेंड है सेल्फ स्टडी, तो बच्चों के लिए ये एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है। और आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, इसमें राइटिंग वर्क पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि भाई ये सारा काम बच्चे क्या कर रहे हैं, राइटिंग वर्क में कर रहे हैं, तो राइटिंग वर्क ज्यादा हो रहा है इसमें। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं स्टोरी मेथड। ये बहुत यूजफुल है और ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है किस लेवल में, प्राइमरी लेवल में। प्राइमरी लेवल में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब प्राथमिक स्तर में छोटे छोटे बच्चों को स्टोरी के द्वारा आप क्या करते हो, अपनी कहानियों को बता बता के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं, लैंग्वेज इजी होती है, और ये क्या होता है, बहुत प्रभावपूर्ण होता है, क्योंकि स्टोरी बताने में बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है। और जैसे मान लो इसमें क्यूरियोसिटी होती है उनमें, और सबसे ज्यादा जो होता है इंटरेस्ट आता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टोरी मेथड में यूज की जाती हैं। इसके ड्रॉबैक ये है कि यदि टीचर का इंटरेस्ट नहीं रहता है तो ये यूजफुल नहीं होती, और इसको उच्च स्तर पे यूज नहीं किया जा सकता। अब आप कॉलेज लेवल में या हाई स्कूल में आप स्टोरी बता के तो नहीं कर सकते हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है यूज करना। ओके। अब एक्टिव मेथड जो बोलते हैं, एक्टिव बेस्ड मेथड, इसमें बेस्ड भी आएगा। तो एक्टिव बेस्ड मेथड जो होता है ये पूर्ण रूप से आपका देखा जाए तो ये प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक पूरा आता है, 8 to 18 तक पूरा ये जाता है। ठीक है। इस एज तक में इसको बताया जा सकता है। इसमें करके सीखना, एक्टिव बेस्ड है यानी कि करके सीखना। इसमें बच्चे जो होते हैं करके सीखने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और उसके बाद में जो भी काम उसको सिखाया जाता है वो शीघ्र कर लेते हैं। इसमें बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है। ओके। और ब्रेन डेवलप होने के साथ साथ बच्चे जो होते हैं इस विधि में अपने को काम करने में वो ज्यादा पावरफुल सकते हैं, स्थायी ज्ञान होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, क्रियाशीलता होती है, योग्यता होती है, और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें जो टीचर होता है वो इजी वे में इसको समझा सकता है। ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं आपका हो गया सकेंद्रीय विधि।
इसको हिंदी में बोलेंगे अपन सकेंद्रीय विधि, सकेंद्रीय विधि, कंसंट्रेशन मेथड। ये जो होता है इसमें आप जैसे बच्चों को कब ज्ञान दे सकते हैं, जब आपको बहुत बड़े पैमाने में विस्तृत रूप में आपको जब कोई चीज को बताना है, तब आप इसको कंसंट्रेशन जो मेथड है और सकेंद्रीय विधि है इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने को बताना है मिल्क का डेवलपमेंट या मिल्क का प्रोडक्शन बताना है, ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन का आपको व्यवसाय के बारे में बताना है, ठीक है, तो अब उस समय में आप स्टेप टू स्टेप बच्चों को पूरा बताओगे कि भाई कौन सा जिला, कौन से कहाँ, कौन से क्षेत्र में, फिर कैसे इसको करना है। तो ये कैसे हो जाता है, एक तरह से देखा जाए तो सिंपल से आप डिफिकल्ट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, ये लेवल में आप सिंपल से डिफिकल्ट के लेवल में सीखते हैं और इसको आप ज्योग्राफी में यूज कर सकते हो और भी कई साइंस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये आसान से कठिन की ओर सीखते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि ये निरंतरता, निरंतरता और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट होता है क्रमबद्धता, क्रमबद्धता ये बहुत जरूरी है। अगर मान लो एक के बाद एक स्टेप है, अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो दूसरा स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए क्रमबद्धता इसमें बहुत जरूरी है। अगर क्रमबद्धता नहीं होगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है एनालिसिस मेथड। एनालिसिस जो मेथड होता है ये किसी समस्या को सबसे पहला छोटे छोटे उसमें बांटते हैं, छोटे छोटे उसमें विभाजित करते हैं और विभाजित करने के बाद में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और इसमें निष्कर्ष में पहुंचते हैं। उसी प्रकार से सिंथेसिस मेथड है। सिंथेसिस मेथड में क्या होता है, इसमें अलग अलग जो भाग होते हैं उनको, जो अलग अलग जो भाग होते हैं उन अलग अलग भागों को आप क्या करते हो, जोड़ते हो, ठीक है। जैसे मान लो आप लोग क्राइम पेट्रोल देखते हो क्या, तो उसमें आप लोग देखते हो ना, ये यहाँ मिला, वो यहाँ मिला, फिर वो उसके बाद सबको जोड़ते हैं वो लोग, फिर एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ये सेम चीज होती है कि अलग अलग भागों को जोड़ना और इसमें अज्ञात की ओर चलने पे इसमें सहायता मिलती है। क्लियर है। उसके बाद आपका आ गया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये आपका मोस्ट प्रॉब्ली किसमें यूज किया जाता है बताएंगे। ये सबसे बेस्ट और उत्कृष्ट विधि मानी जाती है क्योंकि ये दोनों, इसमें स्टूडेंट और जो टीचर होता है वो दोनों इसमें क्रियाशील होते हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन में, क्योंकि इस विधि में दोनों को ही पार्टिसिपेट किया जाता है और दोनों को ही इसमें चांस मिलता है। डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर सिखा रहा है और बच्चे उसमें डेमो को देख के उसको प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को ग्रहण करते हैं, सक्रिय रहते हैं, तर्क करने की क्षमता होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और टीचर भी होता है, अनुशासन को ध्यान में रखता है और उस पूरा क्लास में अपने आप को इसमें क्या करता है, डेमो को सही ढंग से प्रेजेंटेशन करने में वो एक्टिव रहता है। ओके, उसके बाद में आपका आ जाता है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। ये भी काफी यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है लेक्चर के साथ, व्याख्यान के साथ छात्रों के सामने जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों को वो बोलता जाता है, सिद्धांतों को और तथ्यों को समझाता है लेक्चर के थ्रू और डेमो के थ्रू। जैसे प्लांट है, प्लांट को मैं बताती भी जा रही हूँ और एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ, तो ये क्या बन गया, लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बन गया। ओके, उसके बाद है तो बहुत सारी विधि, एक और देख लेते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है ये बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, ये चाइल्ड सेंटर्ड आपका होता है और इसमें क्या होता है कि इसमें जो विद्यार्थी होता है वो एक खोज करता होता है, स्वयं खोज करता है, निरीक्षण करता है और फिर प्रयोग करता है और सीखता है, ठीक है।
तो ये विधि जो होती है इसमें बच्चा जो होता है एक वैज्ञानिक रूप से काम करता है और एक वैसा दृष्टिकोण उसके में डेवलप होता है, लेकिन आत्मनिर्भर बनता है और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, इसमें सेल्फ रिवेलेंट हो जाता है। लेकिन इसमें एक कठिनाई ये होती है कि इसमें धीमी गति चलती है और बहुत स्लो चलने की वजह से क्या होता है, जो टीचर होता है अगर उसका टाइम टू टाइम सपोर्ट मिलेगा तभी विद्यार्थी इसमें काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कम से कम 24 मेथड है। अब यहाँ मोस्ट प्रॉब्ली जो यूज किया जाता है वो एक आपका स्टोरी, ठीक है, एक्टिव बेस्ड मेथड यूज किया जाता है। आप एनालिसिस, सिंथेसिस, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन भी आप ज्यादा यूज करते हो साइंस वाले स्टूडेंट। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव आपका काफी यूज होता है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चर मेथड, टेक्स्ट बुक, लेक्चर मेथड और ऑब्जर्वेशन डिस्कशन, तो ये हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। ये दो मेथड आपको एकदम क्लियर हो जाए, बाकी के नाम याद रखना आप लोग। जैसे आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि मेथड बताइए, कितने प्रकार की विधियां होती हैं, तो आप विधियां तो ये मैं कम से कम बताई हूँ आपको, इससे भी और ज्यादा आपको मिलेंगी, अलग अलग बुक में काफी सारी मिलेंगी। जो नॉर्मल यूज होती है वो आपको पता है। आप साइंस में कौन सा यूज करेंगे, साइंस में इंडक्टिव डिडक्टिव ज्यादा यूज होता है आपका, ठीक है। और लैंग्वेज में आपका टेक्स्ट बुक होता है और लेक्चर होता है। और प्राइमरी लेवल और इसमें अगर आप जाएंगे तो साइंस, ये इसमें आप प्रादेशिक यूज कर सकते हो जिसमें जाना रहता है। और इसमें आप आ सकते हो आप स्टोरी, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस भी जा सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम। ये लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन जो विधि होती है ये ज्यादा साइंस में भी यूज कर सकते हैं अपन, दोनों में, बायो मैथ्स में यूज कर सकते हैं, सोशल में यूज कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका मेथड हो गया। आपको मेथड्स के कम से कम नाम याद रखने हैं और नाम याद करके रखने हैं और जो यूज होगा उसका आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है, तो आपको एक लाइन में क्लियर होना चाहिए कि ये मेथड क्या है, उसका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।